अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ऑपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान को 31 जनवरी तक मुस्ताफी होने की डेडलाइन दी थी, मगर वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को चैलेंज कर दिया है कि अगर ऑपोजिशन जमातें एक हफ्ता इस्लामाबाद में गुजार लें तो वो इस्तीफा देने से मुताल्लिक सोचना शुरू कर देंगे। कहता हूं कि अगर वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो रईस कसर है ना, ये जो बच के है ना, इस आपस में जो इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, आप वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जो रईस कसर है वो ये लॉन्ग मार्च में निकली। और मैं एक चैलेंज करता हूँ कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, मैंने तो 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ, मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। साथ ही वजीर आजम ने कहा कि वो दुआ कर रहे हैं कि ऑपोजिशन इस्तीफे दे, पाकिस्तान की बेहतरी होगी। फौरन मैं तो इंतजार करूं कि इस्तीफे दे। मसला नहीं हो जाएगा? आधी से ज्यादा असेंबली के इस्तीफे आ जाएंगे। मैं दुआ कर रहा हूं कि इस्तीफे दे। बाई इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? मुमकिन होगा ये करवाना? आप देखते रहें, मैं जो अगर ये इस्तीफे दें, मैं ऑनेस्टली आपको कहता हूं कि पाकिस्तान की बेहतरी होगी। सिर्फ यही नहीं, वजीर आजम का कहना है कि ऑपोजिशन की फौज से यही शिकायत है कि हुकूमत को गिराने में उनकी मदद की जाए। आर्मी चीफ जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, कोई और फौज में होता तो बड़ा रिएक्शन आना था। इनका सबसे ज्यादा कंप्लेंट अब फौज पे ये है कि आपने हमारी मदद क्यों नहीं की, और आप हमारी मदद करें इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए। जनरल बाजवा को मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। और इसलिए ये जनरल फैज और इनको पर अटैक कर रहे हैं, फौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह प्रेशर डालें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए। फौज के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दो। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अपोजिशन क़यादत के बयानात की वजह से फौज में बड़ा गुस्सा पाया जाता है। 7 दिन गुजार लें तो इस्तीफे के बारे में सोचूंगा, मुल्क का भला होगा अगर इस्तीफे दे दें। इस वक्त हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। आपके लाहौर जलसे के बाद, लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट के बाद वज़ीर आज़म का एतमाद और बढ़ गया है। वो कह रहे हैं आप 7 दिन नहीं गुजार सकते, मैंने तो 126 दिन गुजारे थे, अगर गुजार लेंगे तो फिर इस्तीफों का सोचूंगा, और आप लोगों ने इस्तीफा दिया तो मुल्क का भला ही होगा, दे दे। शाहजेब साहब, ये वही वजीर आजम है जो फरमाते थे कि ऑपोजिशन अगर जलसा करना चाहेगी मैं कंटेनर भी दूंगा और खाना भी दूंगा, लेकिन आपने देखा कि इनको तो इजाजत देने की भी तौफीक नहीं। ये वही वजीर आजम है जो फरमाते थे कि अगर 4 बंदों ने गो इमरान गो का नारा लगा दिया तो मैं घर चला जाऊंगा। आज कराची से पेशावर पूरा मुल्क गो इमरान गो के नारे लगा रहा है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इनकी हुकूमत की नाकामी के खिलाफ। इनकी हुकूमत बोल्ड भी हो चुकी है, स्टंप आउट भी हो चुकी है, LBW भी हो चुकी है, कैच आउट भी हो चुकी है। जो भी नाकामी के मयार है सब पे नाकाम हो चुकी है, लेकिन ये पिच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अब जो ये कहते हैं कि 7 दिन अगर ये ठहर जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो फिर बात खत्म हो गई है। अब इनको इस्तीफे के साथ सुलह कर लेनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि अब इनके इस्तीफे के बगैर बात नहीं बनेगी। एहसन इकबाल साहब, सर्दियां बहुत हैं और पहले ही हुकूमत ने ये कह दिया कि जी सेनेट के इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन वैसे भी 11 फरवरी से 10 मार्च के दरमियान इलेक्शन करा सकता है। तो आप सर्दियों में आएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि आपने इस्तीफे कब देने हैं। तो हुकूमत को कंफर्टेबल तो आप खुद ही कर रहे हैं अपने बयानिए से भी और अपनी जो आपके एक्शन है उससे भी, क्योंकि सर्दियां हैं, कोरोना है, मार्च कैसे करेंगे, धरना कैसे देंगे, हुकूमत का जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो तो आप ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा है कि गुजरांवाला से जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद कराची, फिर कोयटा, फिर आपने पेशावर देखा, मुल्तान देखा, लाहौर देखा, हर जगह लोगों का बेपनाह हजूम था और लोगों की बेपनाह सपोर्ट थी PTM के लिए और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद। इस वक्त सूरत यह है कि जो मुल्क की मुआशी सूरत हो चुकी है, जो गुर्बत, बेरोजगारी, अब फिर हुकूमत बिजली के बिल महंगे करने जा रही है, पेट्रोल महंगा कर दिया, और इससे जो एक नई महंगाई की लहर आएगी उससे आम आदमी की जिंदगी जीरन हो चुकी है।
अब लोग इस हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे हंसी आ रही थी कि किस तरह ये आज इंटरव्यू में कह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को टॉपल करने के लिए ये कैसे साजिशें कर रहे हैं। किस डेफिनेशन से इनकी हुकूमत डेमोक्रेटिक है? इनको तो एक बंदोबस्त के जरिए, एक सिलेक्शन के जरिए 2018 में धांधली के जरिए आरटीएस सिस्टम को बंद करके लाया गया है। ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कह रही है। मार्च अप्रैल में मगर ऐसे नहीं साहब, 1,70,00,000 वोट उन्होंने लिए हैं। खबरें क्या हो चुकी थी कि इनको लाने का बंदोबस्त हो रहा है। 1,70,00,000 वोट एक तो उन्होंने लिए हैं, दूसरा मसला ये है, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इनको लाने वाले भी इस वक्त पछता रहे हैं, और ये सारी बातें आप लोग करते हैं, इदारों को आप एड्रेस करते हैं। आज वजीर आजम ने बड़ा दो टोक कहा है कि इदारों में इस वक्त बहुत गुस्सा है फौज में। ये तो आर्मी चीफ जमहूरियत पसंद है और इस मिजाज के आदमी हैं, वरना कोई और होता तो अलग किस्म का रिएक्शन आता। बहुत गुस्सा है आप लोगों के बयानात की वजह से फौज में। आप लोग जो बात कर रहे हैं कि जी वो पछता रहे हैं, वो कह रहे हैं गुस्सा है आपके बयानात की वजह से। जी, इदारों में जो गुस्सा है वो हमारे लिए नहीं है, वो इनकी कारकर्दगी के लिए है। क्योंकि इनकी कारकर्दगी की वजह से तमाम मलबा कौमी इदारों पर पड़ रहा है। और हर शख्स, अगर आज आप किसी गांव में चले जाएं, एक पट्टे काटने वाले से लेकर एक रेडी वाले के पास चले जाएं, सब जानता है कि इस हुकूमत को कैसे इक़्तिदार में लाया गया। और इसके तमाम गुनाह वो इनके जिम्मे नहीं पड़ रहे, वो कौमी इदारों के खाते में जा रहे हैं। तो लिहाजा इदारों का गुस्सा इनकी कारकर्दगी पर है कि जिस हुकूमत को इतनी मेहनत करके इक़्तिदार में लाया गया वो डिलीवर करने में नाकाम हो रही है। और जैसे आपको मालूम है, एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक बाग में से सारे पौधे निकाल कर एक पौधा ला के लगाया जाए और कहा जाए कि ये ड्रीम पौधा है, लेकिन एक एक करके उसकी सारी शाखें सूख जाएं और अब आखिरी शाख के ऊपर 2 पत्ते हरे रह गए हैं, तो लाने वालों को उम्मीद है कि शायद ये पता चल जाए, लेकिन चमन वालों को पता है कि ये पौधा चलने वाला नहीं है और जितनी जल्दी इस हकीकत से समझौता कर लिया जाए उतना बेहतर है। मतलब मगर इस कार्ड्स आपके हक में कैसे हैं? हुकूमत का एक तो ये भी एतमाद है कि इस सिस्टम से आप बाहर होंगे नहीं, इस्तीफों का मतलब है कि इस सिस्टम से बाहर हो जाना। हुकूमत का ये भी एतमाद है कि सेनेट इलेक्शन में आप लोग ज़रूर हिस्सा लेंगे, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज उससे मुतासिर नहीं होता। सेनेट इलेक्शन फिर भी हो जाएंगे, बाई इलेक्शन उसके बाद हो जाएंगे। तो आप लोग इस वक्त लूज लूज सिचुएशन में नहीं है, ना मौसम आपके हक में है, ना हालात आपके हक में है, ना इदारे आपके हक में है। देखिए, हम विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि तुर्क का पता हमारे पास है। हमारे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन होता है तो वो 849 सीटों पर होता है। हमारे पास तकरीबन 400 से ज्यादा नशिस्तें हैं जिन पर इस्तीफे हमारे हाथ में हैं। और जब भी ऑपोजिशन ने 400 नशिस्तों से इस्तीफा दिया तो फिर ज़िमनी इलेक्शन इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। और चॉइस यही होगी कि आपने जनरल इलेक्शन की मुशक्कत में क्या एक नए मुतनाज़ा इलेक्शन की तरफ जाना है, या फिर अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो एक पॉलिटिकल मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन करा के बहरान से निकला जाए। तो लिहाजा ये अगर हुकूमत का ख्याल है कि वो ज़िमनी इलेक्शन करा लेगी इतनी बड़ी सीटों पर, तो ये उसकी खाम ख्याली है। और उनको अंदर से पता है कि जिस दिन ऑपोजिशन ने इस्तीफे दिए उनके इस खेल का टाइम या ड्रॉप सीन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म भी पूरे एतमाद हैं, ऑपोजिशन भी अपनी जगह पर पूरे एतमाद है। हम बात करते हैं हामिद मीर साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब, दोनों सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, बहुत कॉन्फिडेंट है वज़ीर आज़म, कह रहे हैं ये 7 दिन भी अगर यहाँ पर बैठ जाए, मैं तो 126 दिन बैठा था, तो फिर मैं इस्तीफे देने के बारे में सोच सकता हूँ, और ये अपने इस्तीफे दें। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि असेंबलियों से इनके इस्तीफे आ जाएं। देखिए, ये तो एक सियासी असलूब है ना वज़ीर आज़म का, और जाहिर है कि उन्हें यही जाहिर करना चाहिए कि उन्हें अपने ऊपर बहुत एतमाद है और हालात पर उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। तो इस तरीके से ऐसी ही बातें उनको करनी चाहिए। ये तो नहीं कह सकते कि अपोजिशन बहुत ताकतवर हो गई है और मैं अपनी कुर्सी छोड़ने पर गौर कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, असल बात यह है कि अपोजिशन भी एक हकीकत है और हुकूमत भी एक हकीकत है, और दोनों का वोट बैंक मौजूद है, और दोनों के अगर वोट बैंक को आप देखें तो 19-20 का 18-20 का फर्क है। तो इसलिए यानी जरूरत तो इस बात की है कि दोनों एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे की नफी करके दोनों अपनी अपनी नफी कर गुजरेंगे। ये बात उनको मद्देनजर रखनी चाहिए।
हामिद मीर साहब, आपको लगता है कि लाहौर के जलसे के बाद एक नया एतमाद आया है, या सिर्फ उस एतमाद का इजहार करें, जैसे शामी साहब ने कहा कि उन्हें यही बात करनी चाहिए, उन्हें इसी एतमाद का इजहार करना चाहिए, या कुछ बैकडोर ऐसा हुआ है, या फिर वाकईतन लाहौर जलसे के बाद हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन कोई खतरा नहीं है, ये 7 दिन तक का धरना नहीं दे सकते, दें तो मैं इस्तीफे का सोचूंगा, ये कह रहे हैं वज़ीर आज़म? देखिए शाहजेब साहब, लाहौर के जलसे के बारे में जो अपोजिशन है वो तो यही कह रही थी बड़ा कामयाब जलसा है, और हुकूमत कह रही थी बड़ा नाकाम जलसा है। तो हुकूमत ने अपने तमाम तर दावों के बाद भी लाहौर के जलसे के बाद ये जो 2-3 अनाउंसमेंट्स किए हैं कि एक तो उन्होंने कहा हम सेनेट का इलेक्शन जो है वो 11 मार्च से पहले करवाएंगे, फिर उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी कि हम शो ऑफ हैंड से करवाएंगे। तो ये ऐसा लगता है कि जो उनका दावा था कि लाहौर का जलसा नाकाम हो गया, उसके बावजूद वो थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हैं, माने या ना माने। क्योंकि देखे ना, जो उनका एक्शन है वो ये बता रहा है कि वो थोड़े प्रॉब्लम में है, पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम है। शायद जो अपोजिशन ने अनाउंस कर दिया कि हम कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, और बिलावल साहब भी खुलकर कह रहे हैं कि हम इमरान खान को गिराने के लिए अपनी सूबाई हुकूमत को भी कुर्बान कर देंगे। तो ये जो एक नई एक कंट्रोवर्सी शुरू किया है जिसमें कि कुछ आईनी फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं, आईनी लिहाज से भी हुकूमत का मौकफ काफी कमजोर नजर आ रहा है। तो इसमें लगता यह है कि इमरान खान साहब भले ये कहते रहे कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी कॉन्फिडेंट हो, जो मर्जी वो दावे करें, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं और जो अनाउंसमेंट्स हैं उससे लग रहा है कि वो प्रेशर में है। और शामी साहब, आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो ऑपोजिशन है, क्योंकि हुकूमत का कॉन्फिडेंस बहुत सारी बातों पर है, एक ये है कि जी इस्तीफे आएंगे नहीं, शहबाज शरीफ साहब पर भी कॉन्फिडेंस है, जरदारी साहब पर भी कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि वाकईतन इस वक्त ऑपोजिशन ऐसी है नहीं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए तो एक बहुत लंबे टाइम का धरना दे ले, या फिर ये मुस्ताफ़ी हो जाए, क्योंकि हुकूमत को पूरी उम्मीद है कि सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी ये ऑपोजिशन? देखिए, जहां तक लाहौर के जलसे का ताल्लुक है, लाहौर का जलसा एक कामयाब जलसा था, उसमें यकीनन हजारों अफराद शरीक थे, उनमें जोशो खरोश भी था, वो दूर दूर से आए भी थे। लेकिन ये वो जलसा नहीं था जिसका दावा किया जा रहा था, और यानी ये ऐसा जलसा नहीं था जो इनकलाब बर्पा कर दे, ये ऐसा जलसा नहीं था जिसमें पूरा लाहौर जो है वो सड़कों पर निकल आए, और ये ऐसा जलसा नहीं था जो आप जो तारीखी जलसे हुए हैं उनसे आप उसको बड़ा जलसा कह सके या उनके साथ खड़ा कर सके। इसलिए ये बात तो नहीं कही जा सकती कि अपोजिशन भी प्रेशर में नहीं आई। अपोजिशन इस जलसे के बाद प्रेशर में आई है, मौसम का भी प्रेशर है, कोरोना का भी प्रेशर है, और जलसे का भी प्रेशर है। उसी वजह से फिर 1 महीने का गैप दिया गया है और मामलात को मुलतवी किया गया है। तो आप ये देखिए कि अपोजिशन ये बात नहीं सुन रही थी कि मौसम सख्त सर्द है, अपोजिशन ये बात नहीं सुन रही थी कि कोरोना फैला हुआ है। तो ये अब इसने थोड़ा सा अपोजिशन को भी रिथिंकिंग पर मजबूर किया है। बाकी जहां तक धरना देने का ताल्लुक है या इस्लामाबाद में पहुंचने का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल चंद हजार अफराद जो है मुल्क भर से पहुंच के वहां धरना दे दे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। अपोजिशन यकीनन इतने लोग इकट्ठे कर सकती है, एक सिचुएशन पैदा कर सकती है, एक डेडलॉक पैदा करने की कोशिश कर सकती है। तो इसमें लेकिन इस वक्त हुकूमत ने जो चालें चली हैं, देखिए ये एक शतरंज का खेल भी है सियासत जो है। तो एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात जो हैं, इलेक्शन कमीशन ने उनका ऐलान कर दिया है, और सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की नशस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो पंजाब में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, और इसके साथ ही सेनेट का इलेक्शन शुरू हो गया है। तो अब ये अपोजिशन जो है उसके लिए उसको फैसला करना पड़ेगा, वो उन इंतखाबात को नजरअंदाज नहीं कर सकेगी, और उन इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो फिर उसका बयानिया जो है उसके लिए चैलेंज आ जाएगा, और अगर हिस्सा नहीं लेगी तो तब एक वॉक ओवर मिल जाएगा और हुकूमत की वो सीटें जो है वो हासिल कर सकेगी। तो ये एक बड़ा दिलचस्प खेल है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि एक धक्का मार के आप एक फरीद दूसरे को जब चाहे गिरा दे। ये तो एक इस तरह की, ये पंजाबी में जो कहती है छिपन छुपाकी जो है वो तो चलेगी।
हामिद साहब, आप भी समझते हैं कि खुद ऑपोजिशन भी फंस गई है? वो फरवरी तक अपना लॉन्ग मार्च लेके गए, हुकूमत ने फरवरी में इलेक्शन कराने का कह दिया, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनली भी चाहे तो 11 फरवरी के बाद और 10 मार्च तक इलेक्शन करा सकता है सेनेट के, तो इनके पास टाइम ही नहीं होगा, यानी इन्हें सर्दियों में ही निकलना पड़ेगा, उससे पहले ही मुस्ताफी होना पड़ेगा, वरना सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे। खुद ऑपोजिशन के लिए भी एक मसला पैदा हो गया। देखिए, ऑपोजिशन के लिए मसला तो बहुत से मसले हैं, एक तो मसला नहीं है उनके लिए, लेकिन ये देखें कि उनका लाहौर का जलसा जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, उसके बाद जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हुए हैं उससे लग रहा है कि हुकूमत प्रेशर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि अभी 27 दिसंबर को पीपल्स पार्टी जो है वो एक लाड़काना में जलसा कर रही है और उसमें मरियम नवाज को भी बुलाया है और पीडीएम के और लीडर्स को भी बुलाया। और इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं ये 31 जनवरी से पहले पंजाब में 4-5 रैलियां ये खुद कर रही हैं, जलसे भी कर रही हैं, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी अपने अपने सूबों में इस तरह के शोज कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 31 जनवरी तक खामोश बैठे रहेंगे, बल्कि इनका जो 27 दिसंबर का जो एक शो होगा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उनको इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ी एंट्री पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे जो है वो एटम बम साबित होंगे, तो इसमें लगता ये है कि वो कमिटेड है कि हम सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफे देंगे और इस तरह जो इलेक्टोरल कॉलेज है सेनेट के इलेक्शन का वो खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि आप ये जो शामी साहब ने जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की 8 नशस्तों पर बाई इलेक्शन का ऐलान किया है, तो ये बाई इलेक्शन जो है ये कोई बाई इलेक्शन जनवरी में हो सकता है, कोई फरवरी में होगा, लेकिन देखें ये पहली दफा नहीं हो रहा। हुकूमत ने एक गिमिक खेला है, हुकूमत ने खेला कि जिन्होंने कहा कि हम जो सेनेट का इलेक्शन है ये 11 मार्च से पहले करवाएंगे। ये पहले भी कई दफा 11 मार्च से पहले सेनेट का इलेक्शन होता रहा है, या तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में होता था, इसके पहले हफ्ते में होता था, तो ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता जो हुकूमत ने वो जो नया एक दावा कर दिया ना कि हम शो ऑफ हैंड्स करेंगे और आर्टिकल 186 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, वहां पे वो लगता है कि न सिर्फ प्रेशर में है बल्कि उन्होंने बगैर सोचे समझे बात कर दिया है। अब अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप 186 को पढ़े, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उस आर्टिकल के ऊपर एक हेडलाइन है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट आपको एडवाइज कर सकती है। लेकिन आपने जो कहा कि हम शो ऑफ हैंड्स जो है उसके जरिए इलेक्शन करवाएंगे, तो उसके लिए आइन का आर्टिकल 59 की सब क्लास 2 और आइन का आर्टिकल 226 एक क्लियरली कहता है, 59(2) कहता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफर वोट, और 226 कहता है कि सिवाय प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के तमाम इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन में तरमीम तो नहीं कर सकती, ये तो इसके लिए आपको आइन के 2-3 आर्टिकल में तब्दीली करनी पड़ेगी। अलबत्ता आर्टिकल 224 जो है उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि सेनेट का इलेक्शन 11 मार्च से पहले हो सकता है, लिहाजा 11 मार्च से पहले इलेक्शन करवाना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है हुकूमत का, ये इलेक्शन पहले भी होता रहा। लेकिन जिस मामले पे हुकूमत जो है वो आईनी लिहाज से बहुत कमजोर पोजीशन का शिकार है, और इमरान खान साहब ने खुद ऐलान किया लाहौर में आके, उन्होंने कहा कि हम शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वो उन्होंने आईनी लिहाज से बड़ी कमजोर बात की है, और उस पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का मौकफ है वो भी बड़ा कमजोर है। तो ये बात ऐसा लगता है कि इन्होंने बगैर सोचे समझे किया है और ऑपोजिशन के प्रेशर में आके किया है। शामी साहब, आपने ज़ाहिर देखी है पाकिस्तान में किस तरीके से मूवमेंट चली हैं, किस तरीके से हुकूमतें गिरी हैं। ऑपोजिशन का ये कहना है, और वो हुकूमत के साथ साथ इदारों के हवाले से भी दबाव डालते हैं, मगर आज वज़ीर आज़म ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इदारे मेरे साथ हैं, इदारे जमहूरियत पसंद हैं और वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ हैं, और जो बातें ऑपोजिशन कर रही है इदारों में गुस्सा है इस हवाले से। तो इस हवाले से आपको नहीं लगता एक आइडियल पोजीशन है जो पाकिस्तान की तारीख को देखते हुए कि इदारे बजाय ऑपोजिशन के एक जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं? देखिए, अदारे जो है उनकी ये दस्तूरी जिम्मेदारी है कि वो खड़े हो, और भुट्टो साहब की हुकूमत जो थी उसके साथ भी जनरल ज़ियाउल हक और दूसरे उनके रफ़का खड़े थे, और उन्होंने जब पीएनए से मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त बाकायदा बयान जारी किया था हुकूमत की हमायत में, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हमायत में, और उनकी हमायत करते हुए वो मुज़ाकरात के अंदर गए थे जनरल ज़ियाउल हक, जिसपे अपोजिशन ने एहतजाज किया था और कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सियासी मुज़ाकरात में शरीक नहीं करना चाहिए।
तो उस वक्त भी शिद्दत से अदारे खड़े थे, लेकिन जब ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी पैदा हुई कि ब्रिगेडियर 3 जो थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए और फौज को तलब करके गोली चलाने की बात की गई, फौज ने इससे इनकार कर दिया, तो उसके बाद एक भगदड़ मची और अदारों को नजरसानी करनी पड़ी अपनी पोजीशन पर। तो अदारों का ये बात तो दुरुस्त है कि अदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर हुकूमत ताकतवर होगी, हालात को काबू कर लेगी, अदारों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगी और कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं सिविल अदारे जो हैं वो हालात पर काबू पा लेंगे, तो फिर मामला मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर आपने यानी फौजी इदारों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने तलब किया और उनको इन्वॉल्व किया तो सूरत हाल बदल जाएगी। इसलिए बुनियादी बात जो है, अदारों की पोजीशन और उनके एहसासात और जज्बात वो तब्दील होते रहते हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, वो कौम के सामने खड़े नहीं हो सकते अगर कौम जो है वो बिल्कुल हुकूमत को बेबस कर दे। तो असल बात ये नहीं है, बात ये है कि हुकूमत जो है वो उसको अपोजिशन जब चाहे धक्का नहीं दे सकती और अपोजिशन को हुकूमत भी सरफे नजर नहीं कर सकती उससे। अगर दोनों जो है उनकी ताकत मौजूद है, अगर वो उलझेंगे और माजी में जो कुछ होता रहा है तो फिर उनके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। उन्हें एक दूसरे को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। हमारी तारीख जो है मुसलसल ये वार्निंग दे रही है दोनों को। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी हामिद मीर साहब की और शामी साहब की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। महंगाई में कमी का रुझान 5वें हफ्ते भी बरकरार है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.22% की कमी आई है, मगर चीनी की कीमतों में कमी का रुझान रुक गया है और अब 4 हफ्तों बाद चीनी की कीमतों में रवा हफ्ते इजाफा देखने में आया है। पीबीएस के मुताबिक चीनी की कीमत में 1% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद चीनी की औसत कीमत 84 पैसे के इजाफे के साथ 81 रुपए 93 पैसे हो गई है। इससे पहले मुसलसल 4 हफ्तों तक चीनी की कीमत में कमी आ रही थी और चीनी की कीमत 102 रुपए से कम होकर 81 रुपए 9 पैसे हो गई थी। इसके अलावा पीबीएस के मुताबिक रवा हफ्ते आटे की कीमत में 10 पैसे की कमी आई है। रवा हफ्ते आटे की औसत कीमत 48 रुपए 32 पैसे रही। हुकूमत बार बार ये दावे करती रही है कि गंदम और चीनी की दरामदाद से आटे और चीनी की कीमतों में कमी आएगी। चीनी की कीमत में तो 4 हफ्तों में 21 रुपए की कमी आई थी, लेकिन आटे की कीमत में अभी तक कोई वाज़े कमी नहीं आ सकी है। आटे की कीमत में गुज़िश्ता 4 हफ्तों में सिर्फ 84 पैसे की कमी आ सकी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, जिक्र हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए वजीर आजम के मोमनीन खुसूसी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने करार दिया है कि आइन और कानून मोमनीन खुसूसी की तैनाती से नहीं रोकते। आइन में जिस काम पर पाबंदी ना हो उसे करने की इजाजत होती है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर आज होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि मोमनीन खुसूसी का जिक्र आइन और रूल्स दोनों में मौजूद है। जुल्फी बुखारी केस में सुप्रीम कोर्ट मोमनीन खुसूसी के हवाले से फैसला दे चुकी है। वजीर आजम अपनी मुआवनत के लिए किसी भी माहिर का तकर्रुर कर सकते हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरा केस दोहरी शहरियत का नहीं है। वजीर आजम के मुशीर और मोमनीन खुसूसी की फौज ज़फ़र मौज तैनात है, जिसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। मोमनीन खुसूसी सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत नहीं आते। वजीर आजम को काबीना में वज़रा के अलावा सिर्फ 5 मुशीर रखने की इजाज़त है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि मोमनीन खुसूसी की तैनाती वजीर आजम की सवाबदीद है। आइन और कानून मोमनीन खुसूसी की तैनाती से नहीं रोकते। आइन में जिस काम पर पाबंदी ना हो उसे करने की इजाज़त होती है। समाअत के बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मोमनीन खुसूसी के तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी और इस केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हम एक ब्रेक शामिल करें। पाकिस्तान को खदशा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने आलमी मीडिया को आगाह कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मीडिया से बात करते हुए वजीर खारजा का कहना था कि इंटेलिजेंस जराए से पता चला है कि भारत पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। भारत सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम उठाया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी।
भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक के खतरे की तस्दीक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भी की। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मंसूबे से मुताल्लिक काबिल एतमाद इतलात हैं। भारत इस वक्त बदहवास है क्योंकि उसकी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। ये एक अहम पेशरफ्त है। इससे पहले ये खबरें सामने आ चुकी थी कि भारत अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए मुसल्लह अफवाज को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा आज भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन सवार थे। भारतीय फौज की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की गाड़ी को नुकसान पहुंचा, जबकि गाड़ी में मौजूद मुबस्सिरीन महफूज हैं। ये मुबस्सिरीन सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों के मुतासरा अफराद से मुलाकात के लिए ही जा रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में 83 अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 9,164 तक पहुंच गई है, जबकि मस्बत केसेस की शरह 7.58% है। सवाल पैदा हो रहा है कि जब जून जुलाई में शरह अमवात ज़्यादा होती थी, अमवात की तादाद ज़्यादा होती थी, तो मस्बत केसेस की शरह भी ज़्यादा थी। इस वक्त मस्बत केसेस की शरह 7.5% है। क्या अमवात ज़्यादा हो रही हैं या वजह कुछ और है? डॉक्टर फैसल सुल्तान, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जून जुलाई में अमवात की शरह ज़्यादा नज़र आती थी, अब 105 भी एक दिन डेथ हुई, फिर आज हमें तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, 83 है। क्या शरह अमवात बढ़ गई है या वही रेशो है? अब भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा इस वक्त खतरनाक सूरत हाल नज़र आ रही हो? अच्छा, एक तो ये कि जो ये अमवात की शरह और तादाद है ना जी, इसको थोड़ा सा ज़रा गौर से देखना पड़ता है, इसलिए कि चूंकि ये एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। वो जब तक डेथ सर्टिफिकेट जब साइन होता है, कुछ दिन एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, तो कई दफ़ा इसमें कुछ कैचअप डेटा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो पूरे हफ्ते की औसत फिगर है ना, एवरेज, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हफ्ता मुकम्मल होने दीजिए तो फिर हम ज़रा कंफर्टेबली कह सकेंगे कि ये जो 105 की जो है, क्योंकि इसमें कुछ डेथ जो हैं वो कुछ गुज़िश्ता दिनों की कई दफ़ा होती हैं। तो बट बहरहाल ये 70 का भी एवरेज लगाएं, 50 की भी एवरेज लगाएं, तो बहरहाल एक तकलीफ दे सा ये एक फिगर है। इसको किसी सूरत भी हम कंफर्टेबल तो हो नहीं सकते इसके साथ। लेकिन जो टोटल मोर्टेलिटी का रेट हमारा आ रहा है ना, जो केस फर्टेलिटी रेट है, वो तब्दील नहीं हुआ, वो 2% के लगभग ही चल रहा है। 2% के लगभग ही है। साथ ही बताइएगा कि तमाम सूबों में एक जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, आवाम का रवैया भी तकरीबन तमाम सूबों में एक ही जैसा है। इसकी क्या वजह है कि कराची में रेट बहुत ज़्यादा है मस्बत केसेस का, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है, पेशावर में ज़्यादा है, मगर लाहौर में दीगर केसेस में वो कम नज़र आ रहा है दीगर शहरों में? इसकी क्या वजह है? बड़ा अच्छा सवाल है जी। एक मसला ये है कि इस वबा में जो फैक्टर्स हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो एक से ज़्यादा करते हैं। उसमें शहर की गुंजान आबादी, वो कितना गुंजान है, उसके रहन सहन के क्या सिलसिला है, उसके जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो कितने डेंस हैं, मूवमेंट कितनी है, ये भी फैक्टर हो सकता है। कुछ ताल्लुक वेदर का डायरेक्टली भी हो सकता है, वो भी मुमकिन है। लेकिन सच है ये सब मफरूज़े हैं। लेकिन ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है कि कुछ शहरों में शरह अभी ज़्यादा है और कुछ में थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ गई है। ये भी बताऊं कि जब शदीद सर्दी हो, जैसे कि मुल्क के शुमाली हिस्से में थोड़ी हो जाती है, तो उसमें फिर मूवमेंट किसी हद तक खुद थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन दैट स्टिल डजंट एक्सप्लेन पेशावर, जैसे आपने बताया। तो इसमें एक से ज़्यादा अवामिल हो सकते हैं और ये मल्टी फैक्टोरियल एनालिसिस जो है अभी तक हमें किसी वाज़ेह कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके आया, सिवाय इसके कि जो बड़े गुंजानाबाद शहर हैं उसमें थोड़ा वक्त लगता है इस लहर को स्लो करते। बाकी मुल्कों में भी ऐसे देखा गया। मतलब अब दिसंबर का मिड आ गया, अवाम ज़ाहिर एहतियात नहीं कर रहे हैं। आप समझते हैं कि जो सख्तियाँ हुई उतनी ही काफ़ी हैं या और ज़्यादा सख्तियाँ करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से मईशत पर भी असरात पड़ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा शायद कहा था कि हम पब्लिक डिस्कोर्स में, पब्लिक डिसीजन मेकिंग में या नेशनल डिसीजन मेकिंग में कोई भी ऑप्शन ऑफ द टेबल तो नहीं होती, लेकिन वो बहुत ही बादल नाखास्ता वाली सिचुएशन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी भी मेरा ख्याल ये है कि हम अगर थोड़ी सी अभी भी कुछ बेहतर कंप्लायंस कर लें या एनफोर्समेंट कर दें तो हमें उस तकलीफ दह सूरत हाल से हम बच जाएंगे। एक चीज़ कहता चलूँ कि हमने एक और बड़ी तकलीफ दह चीज़ की इस सारे प्रोसेस में, और वो अपने तालीमी इदारे बंद करने थे। तबीयतन ज़ाती तौर पे भी मेरे लिए भी और मजबूरी तौर पे एज अ कंट्री भी हमारे लिए ये बड़ी जैसे कहते हैं ना, मजबूरी की हालत में हमने ये किया। तो ये ब्रेक हमें लगानी पड़ी और मैं समझता हूँ कि उसके बगैर
ये जो क्या कहते हैं रनअवे ट्रेन ना बन जाती, इससे हमें ये खतरा था। तो कई दफ़ा मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि हमें मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि शायद ये प्रेजेंट जो है एनफोर्समेंट बेहतर करना जो है वही काफ़ी साबित हो जाएगा। लेकिन अगले चंद दिन इस सारी बात की जो है ना वाज़ेह कर देंगे कि ये बात कहाँ जा रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान मौजूद हैं, सरबरा इंडस अस्पताल कराची में कोरोना वायरस के मरीजों का इंडस अस्पताल में इलाज हो रहा है। बारी साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है? जो मस्बत केसेस का रेशो है कराची में बहुत ज़्यादा है, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है इस वक्त? आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? देखें, कुछ हॉस्पिटल में तो डेफिनेटली है कि वो फुल हो गए हैं, जैसे इंडस हमेशा फुल रहता है, आगा खान फुल है, इसी तरह इन्फेक्शियस डिजीज वाला हॉस्पिटल फुल है। बाकी लेकिन ये था, अच्छी बात ये हो गई थी कि कैपेसिटी बढ़ा दी गई थी, तो साथ साथ जो है ना अब न्यू कराची में भी, लियाकताबाद में भी, कोरंगी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी वो IDUs और अब्बासी में भी शुरू हो गया है। तो अभी वैसी सिचुएशन नहीं है कि, लेकिन ये कि बढ़ तो रहे हैं डेफिनेटली। अरे मगर कराची में मस्बत केसेस की शरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हो, इसकी क्या वजह है आपको समझ में आ रही है? देखें, एक जो वजह एक ये है कि यहाँ पर कराची में टेस्टिंग जो है ना सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं हो रही, सिम्टोमेटिक के अलावा जो है ना हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुल्क के मुकाबले में, बाकी मुल्क के मुकाबले में यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज़्यादा हो रही है। बाकी जगह यूजली सिम्टोमेटिक हो कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी ज़्यादा हो रही है, इस वजह से पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा आ रहा है। और डेंसिटी है ना, पाकिस्तान बड़ा शहर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और डेंस पॉपुलेशन है, और एहतियात तो डेफिनेटली पूरे मुल्क में नहीं हो रही है। आपको पता ही है जिस तरीके से सूरत हाल है। और इस मस्बत केसेस की शरह के साथ 7-7.5% पर रुक गई है मस्बत केसेस की शरह। आपको लगता है मौत में और इजाफा होगा खुदा ना खास्ता, या यहाँ से हमें कमी नजर आएगी? अभी देखें, अगर एहतियात नहीं की हम लोगों ने तो ये डेफिनेटली इसमें इजाफा होगा। और अभी डेथ्स जो है ना क्योंकि बढ़ेंगी, अभी 105 है, क्योंकि इस वक्त जो है ना क्रिटिकल पेशेंट्स, कोई काफ़ी पेशेंट्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल सिचुएशन में है, ICUs के ऊपर है, तो इसलिए, और जब एक दफ़ा वेंटिलेटर पे जाता है तो वहाँ पर सर्वाइवल रेट काफ़ी मतलब कम है, तो इसलिए आपको अगले हफ्तों में ये आपको डेथ ज़्यादा नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया और सब कुछ आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर मुसलसल कौम से और वज़ीर आज़म से गलत बयानी कर रहे हैं। एक और गलत बयानी कर दी है। पहले वज़ारत पेट्रोलियम ने देर से टेंडर करके अरबों रुपए का नुकसान कर दिया, फिर जनवरी के लिए टेंडर ही इतनी देर से खोला कि जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए इतनी ज़्यादा कीमतों पर भी सप्लायर नहीं मिला। फिर गैस के बहरान के खदशे की वजह से दोबारा इमरजेंसी टेंडर किया तो तारीख के बुलंद तरीन रेट्स मिले, यानी 44% तक का स्लोप मिला, जो आज तक किसी मुल्क को नहीं मिला। फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि हमारे पास तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है, हमने 14 ऑर्डर करने ही नहीं थे, बेहतर कीमतों के लिए टेंडर कर दिया था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे 1-2 ज़्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। फिर गलत बयानी कर दी है, क्योंकि 17 दिन पहले ही नदीम बाबर साहब बता चुके हैं कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन कराची में मुकम्मल होने की वजह से अब हम 12 के बजाय 14 कार्गो मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और जब ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बनी थी तो सिंध हुकूमत को इल्ज़ाम देते रहे कि हम अपने टर्मिनल्स को 1200 से 1400 MMCFD पर ले जा सकते हैं, मगर सिंध हुकूमत इस पाइपलाइन की इजाज़त नहीं दे रही। हम करेंगे ये कि जो हमारे दोनों LNG के टर्मिनल्स हैं जो इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब चल रहे हैं इस महीने, वो हम दिसंबर और जनवरी में उनको 1200 की बजाय 1300-1350 तक चला सकते हैं, लेकिन वो गैस मूव करने की हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पाइपलाइन की वजह से। सो अगर सिंध गवर्नमेंट हमें ये राहदारी दे दे अगले चंद दिन में, तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम करवा के
दिसंबर के वस्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही है, कराची में आ रही है, दिसंबर जनवरी में जो 400 तक चली जाएगी, उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। फिर पाइपलाइन बन गई। फिर 30 नवंबर को कह दिया कि हम 14 कार्गो ऑर्डर करेंगे ताकि सिंध में फिर अब कोई कमी नहीं होगी। 14 कार्गो फिर ऑर्डर कर दिए। जनवरी के पहले 20 दिन के लिए 3 की बिड्स नहीं आई तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर इमरजेंसी टेंडर कर दिया और बिड्स आ गई, मगर तारीख की बुलंद तरीन बिड्स आई। तो अब कह रहे हैं कि हमने तो 14 कार्गो लेने ही नहीं थे, हमारी तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि अगर ज़रूरत ही नहीं थी तो पहले टेंडर में बिड ना आने के बाद इमरजेंसी टेंडर क्यों किया। दूसरा सवाल ये पूछें कि अगर कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है तो 30 नवंबर को क्यों कहा कि अब 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बनने की वजह से कराची की डिमांड 14 कार्गो मंगवा कर पूरी करेंगे। और वज़ीर आज़म तीसरा सवाल नदीम बाबर साहब से ये पूछें कि नदीम बाबर 1 साल से टर्मिनल पूरा इस्तेमाल ना करने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालते रहे कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन की इजाज़त नहीं मिल रही, अब पाइपलाइन तैयार है तो फिर पूरी टर्मिनल की कैपेसिटी क्यों इस्तेमाल नहीं की जा रही। क्या अब भी महंगी गैस खरीदने, मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस ना मिलने और घरों में गैस का प्रेशर कम आने की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत या मीडिया पर डाली जाएगी, या खुद नदीम बाबर साहब भी कोई जिम्मेदारी लेंगे? ये वज़ीर आज़म उनसे पूछें। और आखिर में वज़ीर आज़म उनसे ये भी पूछें कि नदीम बाबर साहब बार बार पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हैं कि उन्होंने अपनी सियासत बचाने के लिए और पीपल्स पार्टी को मुतमईन रखने के लिए LNG को पेट्रोल का स्टेटस दिया। रिंग फेंसिंग का मसला है, हम गैस को वेटेड एवरेज करके नहीं बेच सकते और अब हमें ये करना पड़ रहा है कि पिछली 3 CCI की मीटिंग्स में हम ये मामला रख चुके हैं, मगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नहीं मान रही है क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है कि इससे आर्टिकल 158 मुतासिर होता है। नदीम बाबर साहब का मज़ीद दावा है कि ये काम माजी में नून लीग की हुकूमत को कर लेना चाहिए था। मगर इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि अभी नून लीग पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी की बात नहीं माननी चाहिए थी, मगर देखिए उस वक्त तो खुद इमरान खान पीपल्स पार्टी से मुत्तफिक होकर नून लीग पर तनकीद करते थे। सिंध की हुकूमत सही शोर मचा रही है, सिंध के लोग सही कह रहे हैं कि जनाब 70% गैस तो हमारे से हम निकाल रहे हैं, तो हमें आप ये महंगी LNG गैस क्यों हमें कह रहे हैं कि खरीदो। वो ठीक शोर मचा रहे हैं। पख्तूनख्वा के लोग शोर मचा रहे हैं 30% गैस पख्तूनख्वा से निकल रही है, हम क्यों पख्तूनख्वा के लोग कह रहे हैं जनाब हमें क्यों ये LNG का इतना, किसकी जेब में पैसा जा रहा है और कीमत आवाम महंगाई से अदा कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।